हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इंप्रूवर चैनल। हम लोग इतनी समय पढ़ रहे हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में और ये आपका पार्ट 6 वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो कि एक्शन शो करते हैं एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। पहले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पैरासीटामॉल के बारे में। पैरासीटामॉल जो कि कह सकते हो कि पैरा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव से ये बिलोंग करता है। पैरासीटामॉल को हम लोग एस्टामिनोफेन भी कहते हैं। और अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो फेनासेटिन जो कि है आपका प्रिकर्सर है पैरासीटामॉल का। अगर हम लोग फेनासेटिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके बेंजीन रिंग में आप देखोगे कि NH ग्रुप आपका अटैच है और उसके साथ आप देख रहे हो कि एस्टाइल ग्रुप अटैच है। अगर हम इसके पैरा पोजिशन पे देखें तो आप नीचे देख रहे हो कि ईथर ग्रुप अटैच है। अगर हम फेनासेटिन से C2H5 को रिमूव करते हैं, मीन्स आपका एथाइल ग्रुप को रिमूव कर दें, तो फिर फॉर्म हो जाता है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि पैरा पोजीशन पे जो OC2H5 आप यहाँ देख रहे थे वो रिमूव होके यहाँ पे H अटैच हो गया है और फॉर्म हो गया है फेनॉल। कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे। और उसी पैरा पोजीशन पे आप देख रहे हो कि ऊपर अमाइन भी अटैच है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि पैरा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव से ये बिलोंग करता है। जिसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि पैरासीटामॉल इज दी इथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनासेटिन। कहने का मतलब है कि जो फेनासेटिन है, अगर हम उसमें से डी इथाइलेटेड मीन्स आपका एथाइल ग्रुप को निकाल दें तो फिर जो एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म होगा वो होगा आपका पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल के अगर हम एक्शन की बात करें तो पैरासीटामॉल एक्चुअली में COX-3 को ब्लॉक करेगा और COX-3 जब ब्लॉक होगा तो फिर इसकी वजह से क्या क्या एक्शन शो होंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पैरासीटामॉल जब आपका COX-3 को ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका पेन का थ्रेशोल्ड आपका बढ़ जाता है। पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ने का मतलब है कि अगर पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा तो हमें जो है पेन का एहसास होना थोड़ा कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका एनाल्जेसिक एक्शन आपका शो करेगा। अगर हम पैरासीटामॉल जो है COX-3 को ब्लॉक कर रहा है तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका जो है वो डिक्रीज़ होगा। कब? जब आपका फीवर होगा तब। और जब फीवर में आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका एंटीपायरेटिक एक्शन है ये आपका शो करेगा। COX-3 के ब्लॉक होने की वजह से आप कह सकते हो कि आपका ये प्रोस्टाग्लैंडिन की जो आपका सिंथेसिस है उसको ये इनहिबिट नहीं कर पाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस आपका होती रहती है। इस वजह से हम कहेंगे कि आपका पुअरली आपका इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। इसकी वजह से हम कहेंगे कि जो पैरासीटामॉल है वो आपका पुअरली आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता है, क्योंकि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को वो अच्छे से इनहिबिट कर देता तो फिर हम कहते हैं कि गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इस वजह से ये पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये शो कर रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो आपका पैरासीटामॉल है वो आपके ओवरऑल 3 एक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है। एनाल्जेसिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीपायरेटिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन बहुत ही पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम एस्प्रिन जो कि हम लोगों ने पढ़ा था आपका सैलिसिलेट से बिलोंग करती है, NSAIDs का ही क्लास से बिलोंग करती है। एस्प्रिन और पैरासीटामॉल को अगर हम लोग एक साथ देते हैं तो उसका जो एनाल्जेसिक एक्शन है, मीन्स आपका जो भी एस्प्रिन आपका एनाल्जेसिक एक्शन शो करेगी, जो भी आपका पैरासीटामॉल एनाल्जेसिक एक्शन शो करेगी, अगर हम दोनों को एक साथ देते हैं तो उसकी वजह से इन दोनों के एक्शन आपके ऐड हो जाएंगे और फर्दर एडिटिव एनाल्जेसिक एक्शन आपका देखने को मिलेगा। उसी तरह जो कोडीन होता है जो कि आपका ओपियोइड ड्रग है, कोडीन को अगर हम एस्प्रिन के साथ देते हैं या फिर अगर हम कोडीन को पैरासीटामॉल के साथ देते हैं तो उसमें भी आप एडिटिव एनाल्जेसिक एक्शन शो होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आपके पैरासीटामॉल के वो एक्शन जो एक्चुअली में पैरासीटामॉल नहीं शो करता NSAIDs होने के बावजूद। पैरासीटामॉल एक्चुअली में रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट नहीं करता, नॉट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट नहीं करेगा इसका मतलब हम कहेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आपका कॉज नहीं करेगा। एस्प्रिन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैलिसिलेट्स में तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो एस्प्रिन है वो एक्चुअली में आपका रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा था और आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आपका कॉज कर रहा था। पैरासीटामॉल यहाँ पे देख रहे हो कि नो इफेक्ट ऑन द एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस पे आपका कोई इफेक्ट आपका ये शो नहीं करता। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि आपका मेटाबॉलिक एस्टोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जैसे कोई भी कंडीशंस आपके यहाँ पे नहीं होंगे। पैरासीटामॉल एक्चुअली में नो इफेक्ट ऑन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे आपका पैरासीटामॉल आपको कोई भी आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे कोई भी अपना इफेक्ट शो नहीं करता है। पैरासीटामॉल अपना कोई भी इफेक्ट जो है वो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स आपका कोई भी इफेक्ट आपका हार्ट पे नहीं शो करता। वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका नो इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ पैरासीटामॉल।
पैरासीटामॉल की बात करें तो हम लोग जब शुरुआत से NSAIDs पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है आपका चाहे वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो, चाहे वो प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हो, वो सारे ही एक्चुअली में GI पे साइड इफेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे कि आपका म्यूकोजल ब्लीडिंग होना, आपका म्यूकोजल इरोजन होना और आपका अल्सर कॉज करना। लेकिन पैरासीटामॉल एक्चुअली में कोई भी आपका GI पे साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नो GI साइड इफेक्ट इज प्रोड्यूस। पैरासीटामॉल एक्चुअली में नो इफेक्ट ऑन प्लेटलेट फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शन पे आपको कोई भी इफेक्ट पैरासीटामॉल शो नहीं करता। प्लेटलेट फंक्शन का मतलब है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ा देना, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हम कहें कि आपका एंटी प्लेटलेट एक्शन देना, जिसकी वजह से क्लॉट नहीं फॉर्म होगा और ब्लड की ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो ऐसे कोई भी एक्शन जो है आपका प्लेटलेट पे पैरासीटामॉल नहीं शो करता। और जबकि हमने देखा था कि एस्प्रिन के वीडियो में एस्प्रिन एक्चुअली में आपका कह सकते हैं कि एंटी प्लेटलेट एक्शन दे रहा था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ जा रही थी। पैरासीटामॉल एक्चुअली में नो यूरिकोसूरिक एक्शन देता है। यूरिकोसूरिक एक्शन का मतलब है कि यूरिक एसिड का जो है वो एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन के थ्रू, उसके एक्सक्रीशन की वजह से हम कहेंगे कि जो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो डिक्रीज़ करेगा। तो यह तो होता है आपका यूरिकोसूरिक एक्शन, लेकिन यहाँ पे पैरासीटामॉल एक्चुअली में ये एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि पैरासीटामॉल एक्चुअली में यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को बॉडी के बाहर नहीं निकाल रहा है, मीन्स आपका एक्सक्रीशन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि यूरिक एसिड हमारे जो बॉडी है उसमें एक्चुअली में बना रहेगा, उसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा से डिक्रीज़ नहीं होगा। पैरासीटामॉल एक्चुअली में नो इफेक्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शो करेगा, मीन्स आपका प्रेगनेंसी के दौरान ये अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि पैरासीटामॉल एक्चुअली में सेफ़ है प्रेगनेंसी में देना। तो हम लोगों ने देखा कि पैरासीटामॉल एक्चुअली में ये सारे कंडीशंस में जो है कोई भी इफेक्ट ये शो नहीं करता। लेकिन अगर हम एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन एक्चुअली में रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से कहेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉज हो रहा था। और साथ में हम लोग जितने भी अभी तक NSAIDs पढ़े हैं, चाहे वो आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो, चाहे वो प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर हो, वो सारे ही एक्चुअली में GI साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। उसमें से आपका एस्प्रिन भी था। तो एस्प्रिन में हम कहेंगे कि आपका GI में साइड इफेक्ट शो कर रहा था, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट कर रहा है, और साथ में आपका प्लेटलेट फंक्शन भी शो कर रहा है। आपको पता है कि आपका एंटी प्लेटलेट एक्शन देता है। साथ में आपको पता है कि आपका प्रेगनेंसी में जो है एस्प्रिन को नहीं दिया जाता था, क्योंकि उससे जो है पोस्टपार्टम हैमरेज जो है एस्प्रिन बढ़ा देता था, जो आपका बेबी का वेट है उसको ये कह सकते हैं कि आपका डिक्रीज़ करता था। तो इन सारे एक्शंस की वजह से हम कहेंगे कि जो एस्प्रिन है उसको हम लोग कम प्रेफर करते हैं, और पैरासीटामॉल को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एस्प्रिन। प्लस आपका एक चीज़ और है कि हम लोग पैरासीटामॉल को सबसे सेफेस्ट NSAIDs हम लोग कंसीडर करेंगे। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्शन वी कैन से दैट इट इज़ सेफेस्ट NSAIDs। पैरासीटामॉल के अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन और सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। पैरासीटामॉल का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू होता है। और अगर हम इसके टी हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो इसका टी हाफ लाइफ एक्चुअली में 2 to 3 आवर्स होता है। हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पैरासीटामॉल एक्चुअली में एक्यूट पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी कॉज करता है। एक्यूट पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो ये एक्चुअली में चिल्ड्रन में हो सकता है, क्योंकि अगर हम चिल्ड्रन को पैरासीटामॉल अगर हम देते हैं हाई डोज में तो चिल्ड्रन के अंदर जो है वो आपका ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन की जो एबिलिटी होती है वो एक्चुअली में लो होती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जब आपका ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन की एबिलिटी लो है तो प्रॉपर तरीके से जो पैरासीटामॉल का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और आगे चल के जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जिसे हम लोग कहेंगे पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी। वही जो है ये एक्यूट पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी एडल्ट में भी हो सकती है अगर हम उसको जो है 150 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा दें, मीन्स आपका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 150 मिलीग्राम पर केजी से अगर ज़्यादा दें, लार्ज डोज में दें, तो फिर आपका ये कॉज हो सकता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन हैविंग द लो हेपेटिक ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन एबिलिटी, और इसको हम लोग जब एडमिनिस्टर करते हैं लार्ज डोज ऑफ पैरासीटामॉल, अगर हम एडल्ट की बात करें तो आपका 150 मिलीग्राम पर केजी से अगर हम लोग ज़्यादा देते हैं तो फिर ये आपका टॉक्सिसिटी कॉज करता है। और फिर कॉज आपका आगे चल के ये टॉक्सिसिटी कॉज करने के बाद ये जब और भी टॉक्सिक होता जाएगा तो आगे चल के ये हेपेटिक नेक्रोसिस कॉज करेगा, जिसमें हम कहेंगे कि आपका जो हेपेटिक सेल्स होती हैं जैसे कि आपका हेपेटोसाइट्स आपकी वो डेथ होने लगेगी, और फिर हम कहेंगे कि आपका रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस कॉज कर सकता है जिससे आपका रेनल फेल्योर होगा। जॉइंटिस कॉज हो सकता है जिसमें हम कहेंगे कि स्किन आपका येलो कलर की हो जाएगी क्योंकि आपका ब्लड में बिलीरुबिन का कंटेंट आपका बढ़ जाएगा।
और लास्ट में आप देख रहे हो कि फ्लूमिनेटिंग हेपेटिक फेल्योर आपका कॉज हो सकता है। हेपेटिक नेक्रोसिस हुआ है तो यही आपका आगे चल के कहेंगे कि आपका फ्लूमिनेटिंग हेपेटिक फेल्योर आपका कॉज करेगा। हम लोग देख लेते हैं, जो आपके इतने ढेर सारे आप देख रहे थे कि पैरासीटामोल एक्चुअली में लीवर पे टॉक्सिक इफेक्ट ये कर रहा है, तो उसके पीछे हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस एक्चुअली में हो रहा है। पैरासीटामोल जब हम लोग देते हैं तो पैरासीटामोल का जब मेटाबॉलिज्म होता है और फिर आगे चल के ये अपने एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं NABQI, जिसका फुल फॉर्म है एन एस्टाइल पी बेंजोक्विनोन अमाइन। ओके, और इसकी बात करें तो NABQI इसे हम ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है और इसे हम कहेंगे कि ये आपका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। अब इसके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और ये टॉक्सिसिटी आपका कम करेगा कौन, ये एक्चुअली में कम करेगा ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है, जो NABQI का जो टॉक्सिक नेचर है उसको ये आपका नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करेगा। मीन्स हम कहेंगे कि ग्लूटाथायोन एक्चुअली में आपका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। और ये जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एक्चुअली में डिपेंड करेगा किसके अमाउंट में, ग्लूटाथायोन के अमाउंट में। जब आपका ग्लूटाथायोन का अमाउंट जो है एक सफिशिएंट होगा तब आपका जो NABQI है उसका कन्वर्ट हो जाएगा नॉन टॉक्सिक NABQI में। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है एक्चुअली में डिपेंड करता है कि सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूटाथायोन आपका प्रेजेंट है कि नहीं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूटाथायोन इज रिक्वायर्ड। नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन द ग्लूटाथायोन इज नॉट अकर इन सफिशिएंट अमाउंट, जब आपका ग्लूटाथायोन आपका सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता तो फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ NABQI इज नॉट अकर। NABQI का आपका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा और फिर उससे हम कहेंगे कि हाईली रिएक्टिव NABQI बाइंड टू द लीवर। जो आपका हाईली रिएक्टिव NABQI है जो कन्वर्ट नहीं हुआ है, मीन्स आपका जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट NABQI है वो एक्चुअली में बाइंड होने लगेगा लीवर में और फिर आगे चल के वो आपको लीवर को डैमेज करेगा और इससे आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ये तो हम लोगों ने देखा कि हेपेटोटॉक्सिसिटी की मैकेनिज्म कैसे ये हो रही है, लेकिन एक्चुअली में अगर किसी को हो जाता है तो फिर हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देना होगा। इस हमको टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हमें जो है एक एंटीडोट देना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि ये है आपका N-एस्टाइलसिस्टीन। N-एस्टाइलसिस्टीन क्या करेगा, N-एस्टाइलसिस्टीन एक्चुअली में जो है वो ग्लूटाथायोन को आपका रिस्टोर करेगा, जिससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा और फर्दर आपका जो टॉक्सिक या जो हाईली रिएक्टिव NABQI है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में और फर्दर हम कहेंगे कि आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी आपका कॉज नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं पैरासीटामोल को हम लोग अल्कोहलिक पर्सन में देने से अवॉइड करेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। अल्कोहल जो है, जो भी आपका अल्कोहलिक पर्सन है जो आपका अल्कोहल को इंटेक किया होगा, वो जो है जब अल्कोहल को लेगा तो उससे आपका इंड्यूस होगा एक आपका मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, उसे हम लोग कहते हैं CYP2E1। CYP2E1 मेटाबोलाइजिंग एंजाइम का जो है वो आपका इंड्यूस होगा। अब जब आपका ये जब एंजाइम आपका इंड्यूस होगा तो उससे हम कहेंगे कि अगर हम उतनी समय पैरासीटामोल हम देते हैं किसी अल्कोहलिक इंटेक पर्सन को तो फिर पैरासीटामोल आपका रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगा NABQI में। और NABQI मैंने ऊपर बताया था कि आपका टॉक्सिक था और फर्दर आपका अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर ग्लूटाथायोन होगा फर्दर ये आगे चल के लीवर डैमेज कॉज करेगा। पैरासीटामोल के अगर हम यूजेस की बात करें तो पैरासीटामोल यूज्ड एज अ फर्स्ट चॉइस इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस एज अ एनाल्जेसिक एजेंट। पैरासीटामोल को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज अ एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम लोग फर्स्ट चॉइस की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। प्रेफर करेंगे इसको हम लोग फीवर को रिड्यूस करने के लिए एज एंटीबायोटिक एजेंट, और इसको हम लोग चिल्ड्रन में भी प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये आपका रेई सिंड्रोम आपका कॉज नहीं करती है। एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन आपका रेई सिंड्रोम आपका कॉज करती थी। इसका जो पैरासीटामोल है इसको हम लोग यूज़ करेंगे इन द माइल्ड माइग्रेन, हेडेक में यूज़ कर सकते हैं और आपका म्यूकोस्केलेटल पेन में यूज़ कर सकते हैं और आपका डिस्मेनोरिया में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपका जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन के रिगार्डिंग डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। ड्रग के बारे में देख लेते हैं जो कि आपका बेंजोक्साजोन डेरिवेटिव, जिसमें आपका ड्रग आती है वो है आपका नेफोपैम। नेफोपैम की बात करें तो एक्चुअली में ये नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है एंड इट नॉट डिक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को डिक्रीज नहीं करती है, बट इट इज़ यूज्ड टू रिलीव द पेन। ये आपका पेन को रिलीव करने के लिए इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर इसके हम लोग साइड इफेक्ट की बात कर लें तो ये आपका एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट ये शो करती है, जैसे कि आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, आपका ब्लड विजन जैसे आपका साइड इफेक्ट ये शो करता है। और साथ में आपको सिम्टोमेटिक एक्शन भी ये शो करता है, जैसे कि आपका टैकीकार्डिया और आपका नर्वसनेस।
साइड इफ़ेक्ट की वजह से हम ये कहेंगे कि इसको जो नेफोपैम है एक्चुअली में हम इसे जो है एपिलेप्सी की कंडीशन में नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ आपके चॉइस ऑफ ड्रग, जिसमें कहने का मतलब है कि हम लोग कौन सी कंडीशन में हम लोग कौन सी ड्रग को प्रिफ़र करेंगे, कौन से NSAIDs को हम लोग प्रिफ़र करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी को माइल्ड से मॉडरेट पेन है और साथ में हम कहेंगे कि अगर इन्फ्लेमेशन है उसी के साथ, तो फिर हम उसे पैरासीटामोल देना हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर किसी को पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, किसी का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद में अगर किसी को पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कीटोरोलैक देना, डाइक्लोफेनाक देना, नाइमस्लाइड देना हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया कि जो है पैरासीटामोल को हम लोग जो है फर्स्ट चॉइस की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, और हम कह सकते हैं कि डाइक्लोफेनाक का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रिफ़र कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको कोई भी GIT से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मींस अगर उसे गैस्ट्रिक इरोजन है या फिर अल्सर है, तो उसको हम लोग सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स ड्रग देना हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि आपका सेलेकॉक्सिब और आपका इटोरिकॉक्सिब। अगर कोई पेशेंट है जिसे गॉट का प्रॉब्लम है या फिर कहें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उस पेशेंट को एस्प्रिन देना या फिर आपका इंडोमेथासिन या फिर हम कहें कि नेप्रोक्सेन हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के स्टेज में मैंने बताया कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वोमेन है, तो उसमें आपका पैरासीटामोल ही सबसे सेफेस्ट ड्रग है। अगर पेडियाट्रिक पेशेंट की बात करें, तो पेडियाट्रिक पेशेंट में हम लोग कह सकते हैं कि पैरासीटामोल को हम लोग प्रेफर करेंगे, लेकिन उसको देंगे भी तो डोज को ध्यान में रखते हुए। और इबुप्रोफेन को भी हम लोग प्रेफर कर सकते हैं और नेप्रोक्सेन को भी हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में ख़त्म कर लिया नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। पूरा चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया है और डिटेल में फिनिश किया है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक जितने भी आपके वीडियोस हैं उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आप हमारे चैनल नॉलेज इम्प्रूवर के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और रही बात, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करिए ताकि हमें आपकी फ़ीडबैक मिल सके। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।